लास्ट क्लास में हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखी थी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर की। अब उसके बाद हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासिफायर होता है। इससे तुम फेमिलियर हो कि हमारे पास डिसीजन ट्री में क्या होता है। सारी चीज़ें हमारे पास हमें पता है। सिर्फ हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि डिसीजन ट्री में क्लासिफिकेशन टास्क में वो कंसिडर किस चीज़ को करता है। तो वो कंसिडरेशन किस चीज़ को करता है, वो यहाँ पर दो एलिमेंट्स पे काम करता है। और वो दो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हम अगर डिसीजन ट्री रिग्रेसर की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे मीन स्क्वायर्ड एरर में वो कंसिडर करता था स्प्लिट करने के लिए, यानी कि ट्री बनाने के लिए वहाँ पर मीन स्क्वायर्ड एरर देखता था हर फीचर का। सही। तो यहाँ बिल्कुल अलग है, यहाँ पर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया होता है हमारे पास या तो गिनी इम्प्योरिटी के थ्रू या फिर एंट्रोपी के थ्रू। तो डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन में ये दो एलिमेंट्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हमारे पास जो हमारा ट्री है वो पूरा बन रहा होता है और उसके नोड जो हैं वो स्प्लिट हो रहे होते हैं, यानी कि कैसे स्प्लिट किए जाएंगे। सही। तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है विच एट्रीब्यूट हैव लार्जर इंफॉर्मेशन गेन वी सिलेक्ट एज अ रूट नोड, यानी कि जिसका इंफॉर्मेशन गेन बड़ा होगा उसको हम रूट नोड सेलेक्ट करेंगे। और इंफॉर्मेशन गेन कहाँ है, इंफॉर्मेशन गेन होता है एंट्रोपी में। सही। और दो तरीके हैं, यानी कि दो में से किसी एक को इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। सही। तो ये चीज़ हमारे पास रिपीट होता रहता है, ये स्टेप जो है कि डिसीजन ट्री जब तक बन नहीं जाता पूरा, जितने भी फीचर्स होंगे उसमें हर किसी का इंफॉर्मेशन गेन निकलता जाएगा और वो क्या करता रहेगा, वो स्प्लिट करता रहेगा उस ट्री को और नोड्स बनाता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास गिनी इम्प्योरिटी और एंट्रोपी को समझना है कि हमारा एंट्रोपी और गिनी इम्प्योरिटी क्या होता है। सही। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन के लिए दो चीज़ों की एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास कैसे हो रहा होता है काम। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ इंटरप्रेटिंग मिस क्लासिफिकेशन विद गिनी, यानी कि अगर गिनी इम्प्योरिटी की बात कर रहे हो तो वहाँ पर वो किस चीज़ को कंसिडर करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास दो फीचर्स हैं, वेट और कलर। सही। तो एल्गोरिथम किस तरीके से काम करेगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर देखेगा इम्प्योरिटी कैलकुलेट करेगा गिनी इम्प्योरिटी की कि आया कि मुझे इसको रूट नोड सेलेक्ट करना चाहिए वेट को, या फिर मुझे कलर वाले फीचर को रूट नोड सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये डिसीजन ले रहा है। कैसे डिसीजन लेगा, पहले जाएगा वो कलर पे। कलर पे क्या हुआ, कलर पे ऑरेंज है, मैंगो डिसाइड हो रहा है, यानी कि फ्रूट ये वाला बन रहा है, तो इसका मतलब है प्योर है, यानी कि प्योरिटी नज़र आ रही है, गिनी इम्प्योरिटी। क्लियर। और यहाँ पर क्या है, रेड भी, वो भी प्योर है, यानी कि यहाँ पर एक जैसे कलर के मल्टीपल फ्रूट्स नहीं है। मेरे पास एप्पल होता, मेरे पास ऑरेंज फ्रूट होता एक और, तो मेरे पास मैंगो और ऑरेंज में क्या होता, मसला होता। लेकिन ग्रीन में क्या हुआ, ग्रीन में हमारे पास दो तरीके के फ्रूट मौजूद हैं, पपाया और बिग वाटरमेलन। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ख़तरा होगा मिस क्लासिफिकेशन का, यानी कि अगर कलर को रूट नोट रख दिया जाए तो वो गिनी इम्प्योरिटी यही कैलकुलेट करेगा कि अगर रूट नोट रख दिया तो ये मिस क्लासिफाइड कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इम्प्योरिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। इसका मतलब ही यही होता है इम्प्योरिटी एग्जिस्ट करना, कि हमारे पास मिस क्लासिफिकेशन जहाँ पे आ जाए। जिस चीज़ में मिस क्लासिफिकेशन होगी इसका मतलब है वहाँ हाई इम्प्योरिटी होगी। तो हमने बोला कि जो ग्रीन कलर है ये कंटेन्स मल्टीपल फ्रूट टाइप्स, इट हैज़ हाई इम्प्योरिटी। तो ज़्यादा इम्प्योरिटी का मतलब है मिस क्लासिफिकेशन रिस्क। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी है इसका मतलब ख़तरा उतना ही है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर ग्रीन कैटेगरी पपाया को ये इनकरेक्टली क्लासिफाई कर देगा, यानी कि मैं वाटरमेलन को दूंगा तो वो पपाया प्रेडिक्ट कर देगा, और पपाया दूंगा तो वाटरमेलन प्रेडिक्ट कर देगा। तो रूट नोड ही हमारा पूरा क्या हुआ, गलत सेट हुआ है। क्लियर। तो ये चीज़ बता रही है मुझे कि भाई ये सजेस्ट कर रहा है कि कलर अगर नहीं है, कलर हमारा बेस्ट रूट नोड नहीं होगा, तो उसका अगला फीचर है वेट। तो वेट वो बेस्ट डिसीजन मेकर होगा जो रूट नोड बन सकता है, कलर बाद में आएगा। तो ये डिसीजन ही यही होता है कि जिसकी इम्प्योरिटी अगर हाई आ रही है इसका मतलब है मैं उसको नीचे रखूँगा, मैं लेकर ही नहीं जाऊँगा ऊपर। तो इसको इस तरीके से डिसीजन ट्री जो है वो क्लासिफायर हैंडल कर रहा होता है। तो वेट में हमारे पास देखो क्या होगा, वेट में बिल्कुल सही हो जाएगा कि वेट में लेस देन 500 ग्राम, ये आ गए स्मॉलर फ्रूट्स हो गए। बड़े फ्रूट में ग्रेटर देन 1000 ग्राम, तो बिग वाटरमेलन वहाँ चला गया।
तो यहाँ मिस क्लासिफिकेशन नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर वेट ही अलग अलग डिसाइड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्राइटेरिया बन जाएगा, तो यहाँ पर इससे ये होगा, दिस वुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मिस क्लासिफाइंग पपाया एज बिग वाटर, क्योंकि पपाया दूसरी कैटेगरी में चला गया, 500 ग्राम से छोटे की वेट में चला गया क्योंकि वो छोटा फ्रूट है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास गिनी इम्प्योरिटी जो है वो आइडियल नोड स्प्लिटिंग ऐसे कर रही होती है। और दो चॉइसेस थी, गिनी एक बात कर रहे थे, दूसरी होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी में दूसरा पैटर्न होता है, करना उसको यही काम है। तो यहाँ पर ये भी यही कंसिडर कर रहा है कि भाई यही फ्रूट्स हैं, अगर मैं सारे फ्रूट्स को लूँगा तो एंट्रोपी क्या होगी? हाई, बिकॉज मल्टीपल फ्रूट टाइप्स एग्जिस्ट इन वन सेट। अगर मैंने सबको इकट्ठा करके एक जगह ही ले लिया तो एंट्रोपी क्या होगी? हाई बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारी टाइप के फ्रूट मौजूद हैं। तो अब एंट्रोपी क्या करनी है? रिड्यूस करनी है। तो डेटा को क्या करना पड़ेगा? ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा, जैसे अभी कर रहे थे ऊपर। क्लियर? तो अब देखो ग्रुप्स में क्या हुआ। ग्रुप्स में ये हुआ कि भाई मैंगो 2 दफ़ा आ रहे थे, सही है, एंट्रोपी क्या हुई? ज़ीरो, यानी कि वही मिस क्लासिफिकेशन देख रहा है। तो एंट्रोपी ज़ीरो हो गई, इसका मतलब है प्योर है। दूसरा भी एंट्रोपी ज़ीरो, प्योर है। तीसरे में वही केस हुआ कि हमारे पास क्या हुई? एंट्रोपी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। जैसे वहाँ हाई इम्प्योरिटी हो रही थी, वैसे यहाँ पर एंट्रोपी भी बड़ी हो गई। तो इससे क्या हुआ कि भाई यहाँ पर ये मसला आ रहा है कि भाई ये इम्प्योर है, प्योर नहीं है। यानी कि वही कलर की बात कि भाई कलर से यहाँ पर भी नहीं करेगा, यानी कि दोनों मेथड एक ही जैसा काम कर रहे हैं, पर उन लोगों का तरीका अलग है फॉर्मूला अप्लाई करने का। क्लियर? तो यही चीज़ मिस क्लासिफाइड कर रही है दोबारा, और रिमेन्स हाई रह रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर बोलेगा डिसाइड करके कि भाई वेट को कंसिडर किया जाए, ताकि वेट हमारे पास क्या होगा? वेट हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेशन करेगा जैसे हमने गिनी इम्प्योरिटी पे देखा था कि वेट इज़ लेस देन। तो हमारे पास क्या होगा? मैंगो, एप्पल, पपाया, और दूसरा वेट जो है वो 1000 ग्राम, बिग वाटरमेलन और बिग वाटरमेलन। तो यहाँ इम्प्योरिटी इंट्रोपी क्या हुई? प्योर। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर थोड़ी सी इम्प्योरिटी है क्योंकि मल्टीपल फ्रूट्स हैं। ऊपर एक बात जो हम देख कर आए थे कि ये जो चीज़ कर रहा है, अगर मल्टीपल फ्रूट्स हैं सारे इकट्ठा हुए में, तो ये यही बोल रहा है कि भाई ग्रुप्स में डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ जब तुमने यहाँ पर फाइनलाइज किया तो ये यही चीज़ कह रहा है कि यहाँ थोड़ी सी इम्प्योरिटी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारे एक ही ग्रुप में फ्रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, वेट में भी। लेकिन यहाँ एक ही करता है, तो यहाँ पर एंट्रोपी बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन निकाल के क्या किया जाता है? एंट्रोपी को निकाला जाता है। बस हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन गेन हमारे पास हो रहा होता है। तो यहाँ पूरा इस तरीके से तुम्हारा होगा कि भाई इम्प्योरिटी कहाँ पर डिक्रीज़ होनी चाहिए, और लोअर एंट्रोपी स्प्लिट लाइक वेट एंड ग्राम वुड बी बेटर देन कलर। अब देखो एरर इसमें भी है, वेट में भी एरर है लेकिन कलर से कम है। जहाँ चांसेस मिसक्लासिफाइंग के कम होंगे वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे, यानी कि उसको आइडियल नोट समझा जाएगा। तो वो बोल रहा है कि भाई बेटर किससे? बेस्ट नहीं बोल रहा, कलर से बेटर है वेट को लेना। अब वेट से अच्छा फीचर कोई और आ जाए, तीसरा कॉलम और इंक्लूड हो जाए, तो हो सकता है उसमें और अजीब सही तरीके से हम कैटेगराइज कर दें, ग्रुप अलग हो जाए। तो यही चीज़ वो सिलेक्ट कर रहा होता है, आइडियल नोड। तो वो इसका काम जो है वो इस तरीके से चल रहा होता है। जैसे रूट नोड क्या सिलेक्ट हुआ हमारा? वेट इज़ लेस देन 300 ग्राम। तो अब वो कलर को डिसाइड करेगा, इधर वो कलर रेड में जाता है या कलर ग्रीन में जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ कलर रेड में यस और नो पे इस तरीके से पूरी कैटेगरी बनी हुई है। तो वो चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर ऐसी चल रही होती है। और इनपुट ये 130 वेट है, कलर ऑरेंज है। तो ये इनपुट दे रहे हो तो प्रिडिक्ट करना है कि फ्रूट कौन सा है। तो वो यहाँ पर ट्री जो है वो कंडीशंस मेकिंग पे चलता रहेगा। वो लेस देन देखेगा, वेट इज़ लेस देन 300 ग्राम, तो अब यस पे जाएगा या नो पे जाएगा। तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन तुम्हारी डिसीजन ट्री क्लासिफायर की ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पर ये तुम्हारा पूरा चल रहा होता है। और लास्ट तुम्हारा क्या है नोट? गिनी फोकसेस ऑन मिसक्लासिफाइड, और वाइल एंट्रोपी फोकसेस ऑन अनसर्टिनिटी, यानी कि कहाँ पर सर्टिनिटी होगी और कहाँ पर अनसर्टिनिटी है। तो अनसर्टिनिटी हमें नज़र आ रही थी कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं वहाँ अनसर्टिनिटी है, उसको उसने डिवाइड किया और फिर भी वहाँ अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती थी
जहाँ ग्रेटर देन ज़ीरो एंट्रोपी थी, यानी कि पपाया, मैंगो और 3 फ्रूट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। लेकिन जहाँ बिग वाटरमेलन है वहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं है, वहाँ बिल्कुल डायरेक्ट प्रेडिक्शन है। सही। तो ये दोनों मेथड्स हम सिलेक्ट कोई एक लगा सकते हैं अपने डिसीजन ट्री क्लासिफायर पे, तो उससे हमारे पास एक्यूरेसी बता रहा होता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है डिसीजन ट्री क्लासिफायर को। सारी क्लासेस सेम हैं। क्लासेस में हमारे पास सिर्फ ये देखो, तुम्हारे पास ये जो चीज़ है ये तुम्हारे पास चेंज होगी। बाकी सब जो है हम पिछला जो एस वी आर में एस वी सी में सॉरी करते हुए आ रहे थे, वही चीज़ हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासिफायर में भी होगी। बस ये जो लाइन है तुम्हारी ये चेंज है, क्योंकि यहाँ ट्री प्लॉटिंग है और डिसीजन ट्री क्लासिफायर की बात हो रही है। डिसीजन ट्री क्लासिफायर सेम डेटा सेट है, सारी चीज़ें सेम है। और आगे हम फाइनल जो हमें इनिशियलाइज करना है, वो इनिशियलाइजेशन कैसे होती है स्प्लिट करने के बाद, वो ये तुम्हारी कि भाई पहले डिसीजन ट्री क्लासिफायर को क्रिएट करना है और क्राइटेरिया बताना है। तो क्राइटेरिया तुम्हारे पास क्या है, वही एंट्रोपी या गिनी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब गिनी भी लिख सकते हो, एंट्रोपी भी, तो तुम्हें दोनों चीज़ें रीज़न पता है कौन सा सिलेक्ट करना है। मैक्स डेप्थ तुमने 3 दे दी, आगे और मज़ीद टेस्ट कर सकते हो 5 दे के 10 दे के। तो वो क्या होगी, वो तुम्हारी मैनुअली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होगी। क्लियर। और रैंडम स्टेट तुमने 42 दे दी और यहाँ पर तुमने फिट करवा दिया, तो तुम्हारे पास ये इस तरीके से फिट हो गया। और देन तुमने प्रिडिक्शन करवाई और वाई प्रिडिक्शन में हमारे पास एक्यूरेसी 0.6581% आ गई, यानी कि 65%। और ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पूरी बन गई। तो अब इसको तुम मैनुअली भी ट्यून करके देख सकते हो कि मैक्स डेप्थ मेरी बढ़ती जाएगी तो कितना मेरे पास आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारा टेस्टिंग चलती रहेगी, जहाँ एक्यूरेसी बढ़ती हुई मिल रही है वहाँ तुम उसको गेट करोगे। सही। तो यहाँ इस डेटा सेट में हमने यही चीज़ देखी थी कि हमारे पास 1 की तादाद ज़्यादा है, 0 की कम है। तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा जो बाइसनेस रहेगी एल्गोरिथम की वो 1 पे रहेगी। हमने इन चारों चीज़ों को देखा था, तो यही फाइनल समरी हमें पता चली थी। क्लियर। तो यही चीज़ होती है। और इसका रीज़न मैंने क्या बताया था कि डेटा सेट में हमें रिकॉर्ड्स इकट्ठा करने पड़ेंगे पैरेलली, यानी कि 0 वाले भी उतने ही होने चाहिए जितने 1 वाले हैं, ताकि सेम प्रेडिक्शन लर्न कर पाए। क्लियर। तो इसमें हम एल्गोरिथम पे ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते कि ये क्या करेगा, कौन सी चीज़ कर सकता है। ये हाइपर पैरामीटर ट्यून होके भी यही आउटपुट देगा। वो मसला ये है कि डेटा तुम्हारा जितना बेस्ट होगा उस तरीके से तुम्हारे पास आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर तुम्हारा पूरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये आ रही है पूरी, और यहाँ पर तुमने एक्यूरेसी स्कोर इस तरीके से निकाल लिया। ऊपर एक्यूरेसी स्कोर निकाला हुआ है और नीचे भी निकाला हुआ है, तो ये दोनों तुम्हारे पास इस तरीके से चल रहे हैं रिपीटेटिवली। क्लियर। और यहाँ तुम्हारा फाइनल प्रेडिक्शन और वही ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग चेक करना है। तो यहाँ तुम्हें ये नज़र आ रहा है। तो इस डेटा सेट में ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग है ही नहीं, मसला तुम्हारे 0 और 1 का है, यानी कि कौन सा जो प्रेडिक्टिव डेटा सेट है उसमें तादाद कम और ज़्यादा की है। क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा पैटर्न चल रहा होगा। और लास्ट एक और चीज़ के यहाँ अगर एक चीज़ जो रह गई वो थियोरेटिकल क्या रह गई, गिनी वर्सेस एंट्रोपी, बेटर कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ एक चीज़ है, गिनी वर्क्स बाय मिनिमाइजिंग मिस क्लासिफिकेशन डायरेक्टली। तो क्या कर रहा होता है ये, डायरेक्टली मिस क्लासीफाइंग चीज़ों को अलग अलहदा करते हुए फास्टर एग्जीक्यूशन करता है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन नहीं निकाला जाता, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेशन कम है। अगर सिंपल से अल्फाज में बोलें, भाई फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ क्या देखेगा, वो सिर्फ चीज़ों को देखेगा, कंसिडर करेगा और इधर उधर करेगा, मिस क्लासिफिकेशन को देखेगा कहाँ हो रही है मिस क्लासिफिकेशन, तो वो उस कॉलम को हटा के दूसरा कॉलम ले आएगा। लेकिन एंट्रोपी में क्या है, इंट्रॉपी जो है वो इंफॉर्मेशन गेन पे बेस करता है, यानी कि फॉर्मूले पे बेस करता है। हर कॉलम का इंफॉर्मेशन गेन निकलेगा और फिर उसकी इंट्रॉपी कैलकुलेट होगी। तो ये लंबा प्रोसेस है। तो ये क्या करता है, कंप्यूटेशनली हैवियर बट कंसिडर्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बेटर।
यानी कि यहाँ पर होगा तो ज़्यादा हैवी, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर तुम्हें चीज़ें बताएगा, लेकिन ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। तो गिनी फास्टर एग्जीक्यूशन करता है। क्लियर? तो यहाँ पर और दोनों का मकसद एक ही है कि हमारे पास बेटर नोट सिलेक्शन हो सके। क्लियर? तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर तुम्हें जल्दी आउटपुट दे रही है या फिर बेहतर रिजल्ट कौन सी दे रही है। क्लियर? उसको कर लो इम्प्लीमेंट। फ्लास्क में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी हमने। इंट्रोडक्शन देखा था फ्लास्क में, राउटिंग देखी थी। अब उसके बाद हमारे पास है रेंडर टेम्पलेट, कि हमें टेम्पलेट इंटीग्रेट किस तरीके से करना होता है। तो पहले उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरी चीज़ क्या होगी, अगला पैटर्न, कि हम ऑथ एप्लीकेशन को CRUD ऐप नहीं देखेंगे, क्योंकि CRUD एप्लीकेशन का हमारे पास कोई काम नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट जो है वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाला काम देखेंगे। सही? तो यहाँ पर देखो हमारे पास एडिशनल पार्ट क्या है। एडिशनल पार्ट सिर्फ ये है, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, हमने ये पूरा राउटिंग का पूरा पैटर्न देखा था। हमने सिर्फ यहाँ पर एडिशनल पार्ट क्या किया है, हमने बोला है कि भाई टेम्पलेट्स का एक फ़ोल्डर हो और टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर में एक फ़ाइल बना के रख दी है। और वो क्यों रखी है, उसका रीज़न ये है कि भाई हमने अब राउट पे ओपन करने पे हमने क्या करना है, हमने रिटर्न करवाना है अपना टेम्पलेट। तो आप देखो फ्लास्क की जो लाइब्रेरी थी, जो हमने इन्वायरमेंट क्रिएट करते हुए करी थी, वो क्या था, उसमें यहाँ पर हमने सिर्फ एक चीज़ इंपोर्ट करवाई थी। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट, और यही चीज़ क्या करती है, रिटर्न करवाती है हमारा टेम्पलेट। यानी कि जब भी तुम रिटर्न करवाओगे कोई भी फाइल है, कोई भी राउट बनाते हो, तुम 5 फाइल बनाओ और 5 राउट्स बना दो, तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे टेम्पलेट जो हैं वो रेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर index.html है, सिंपल डिज़ाइन आ रहा है, और तुम उस राउट को ओपन करोगे तो हमने राउट भी डायरेक्टली रखा हुआ है। राउट हमारे पास index.html का आ रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एनवायरनमेंट पहले दे दूँ, स्क्रिप्ट्स एंड देन एक्टिवेट और PS1। सही? और यहाँ पर फिर अब इसको यहाँ रन करना। सही? तो हमारे पास देखो इस तरीके से, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। तो ये डायरेक्टली राउट पे हमारे पास इसने ओपन कर दिया। क्लियर? तो ये हमारे पास इस तरीके से पूरा पैटर्न इस तरीके से चल रहा है। इसको जल्दी से कर लो 2 मिनट में, इसको 1 मिनट में कर लो, ताकि ऑथेंटिकेशन वाला काम मैं बता दूं, डेटाबेस इंटीग्रेशन वगैरह। हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़, देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, हम ऑथेंटिकेशन ऐप पे जा रहे हैं डायरेक्ट। CRUD ऐप अगर बाद में होगा तो देख लेंगे, टाइम मिला, क्योंकि ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। तो पहले इसको प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, कि भाई हमारे पास देखो पहले डिज़ाइन किस तरीके से दिया हुआ है। डिज़ाइन में हमारे पास लॉगिन का काम आ रहा है, HTML पूरा डिज़ाइन, रजिस्ट्रेशन, इंडेक्स। यहाँ जो है असल काम तुम्हारा है पूरा प्रोग्राम से रिलेटेड, और उसमें सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहली चीज़, कि हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ हैं। लाइब्रेरीज़ हमारे पास क्या है, लाइब्रेरीज़ हैं हमारे पास यहाँ पर फ्लास्क के अंदर। एक अच्छी चीज़ ये है कि सारी चीज़ें जो है मैनेज जो है वो एक लाइब्रेरी कर रही है, और वो कौन सी कर रही है, फ्लास्क लॉगिन फॉर यूज़र सेशन मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ पर डेटा जो तुम्हारा स्टोर होगा सेशन में होगा, यहाँ पर कुकीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना हमारे पास जो है नेटवर्क स्टोरेज का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हम नोड में करते हुए आ रहे थे। WTF एक एडिशनल क्लास है, एडिशनल लाइब्रेरी है, जो ऑप्शनल होती है फॉर्म हैंडलिंग विद CSRF प्रोटेक्शन। तो इसको भी तुम डाउनलोड करके कर सकते हो, सारी चीज़ें रख सकते हो। सही? तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी तुम्हारे पास ये स्टेप हो गया। दूसरा तुम्हारे पास होगा कि भाई सब चीज़ों को तुमने क्या करना होगा, सब चीज़ों को यहाँ पर पहले इंपोर्ट करना होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। रेंडर टेम्पलेट तक तो बात समझ में आ रही थी हमारे। रिक्वेस्ट है, यानी कि हमारे पास क्या, जो फॉर्म से रिक्वेस्ट आ रही है, यानी कि जितना भी डेटा फॉर्म से फिल करके दिया जा रहा है वो चीज़ हमारे पास कैसे आएगी, उसके लिए हमारे पास फ्लास्क की ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है। URL फॉर, यानी कि हमारे पास कहाँ रीडायरेक्ट करना है,
सही। जैसे रीडायरेक्शन होती थी तो यूआरएल बताना होगा कि कहाँ पर जाना है। जैसे हमारे पास नेविगेट की थी हमारे पास रिएक्ट के अंदर, कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे शिफ्ट करते थे। रीडायरेक्शन यानी कि रीडायरेक्ट कहाँ पर कौन सी फाइल पे करना है, फाइल भी बतानी पड़ेगी। क्लियर। और सेशन और फ्लैश, फ्लैश जो है वो मैसेज के लिए, सेशन जो है हमारे पास किस लिए, सेशन क्रिएशन के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। और उसके बाद तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी आती है। वो क्या आती है कि भाई मोंगो डीबी से कैसे कनेक्ट किया जाए। तो वो मोंगो डीबी से कनेक्शन के लिए पाई मोंगो होगा, यानी कि उसके लिए रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज यहाँ पर मेंशन नहीं होंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना कि यहाँ पर इसके अंदर ये करना पड़ेगा तुम्हें, कौन सा, फ्लास्क पाई मोंगो। अगर इसको करोगे भी नहीं, तीसरा वाला जो है वो ऑटोमेटिकली होता है फ्लास्क पाई मोंगो की तरह। तो ये सब तुम्हें लाइब्रेरीज जो है पहले इंस्टॉल्ड होंगी तो तुम्हारा मोंगो डीबी जो है वो चल पाएगा, मोंगो डीबी से इंटीग्रेशन तुम्हारी हो पाएगी। क्लियर। तो ये वाली चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से तुम्हारा पूरा पार्ट चल रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर पहले कनेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे कि लॉगिन पे क्या इंपोर्ट हो रहा है। कनेक्शन देखो सिंपल सा है, इतना सी इंटीग्रेशन है। पहली चीज़ क्या है, ऐप डॉट कॉन्फिग। और ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें, नोड में हम एक सीक्रेट की देते थे जो अलग फाइल में होती थी। यहाँ डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इसको कर सकते हो एनवायरनमेंट बनाकर अलग अलग चीज़ें। सीक्रेट की वही पास की जा रही है फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस जो डेटाबेस में हम कर रहे थे। और ये भी हम अलग जगह करते थे, हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया, डेटाबेस से इंटीग्रेशन करने के लिए मोंगो यूआरआई पास करवा दिया। अब ये कौन सा यूआरआई है, ये है तुम्हारा मोंगो डीबी का जो एटलस पे होता है ड्राइवर्स के अंदर से जो तुम गेट करते हो। और यहाँ पर हमने उसको सीखा था कि हमें यहाँ पर पासवर्ड पास करना होता है। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, दूसरी चीज़ हमारे पास होती है कि भाई हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम देते हैं। क्लियर। तो ये दो चीज़ें हमें सेट करनी होती हैं, ये दो चीज़ें सेट हो जाएंगी और देन तुम्हारे पास तुम्हारा डेटाबेस से इंटरेक्शन कैसे बनेगा। तो वो डेटाबेस से इंटरेक्शन इस तरीके से बन, यानी कि जो तुमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है पाई मोंगो, और उसके अंदर तुम किसको पास कर रहे हो, इस ऐप को पास कर रहे हो जो हमने पहले अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वहाँ पर ऐप पास हो। तो ये इनिशियलाइजेशन है कि तुम्हारा जो पाई मोंगो है वो कनेक्टेड होगा, यानी कि यहाँ पर फ्लास्क एप्लीकेशन तुम्हारी डेटाबेस से कनेक्ट होगी। क्लियर। तो ये पूरा तुम्हारे पास इस तरीके से पैटर्न पूरा चल रहा है। अब बात आ जाती है, अब यहाँ पर आ जाओ कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास जो लॉगिन मैनेजर है वो सब कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे पास देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ क्लासेस, यानी कि हमें कुछ लॉगिन सिस्टम खुद नहीं बनाना है, ये खुद ही दे रहा है। हमारे पास लाइब्रेरी पहली है लॉगिन मैनेजर, यानी कि लॉगिन डीलिंग जो है वो खुद ही करेगा, वो इस मैनेजर की लाइब्रेरी से करेगा। यूज़र मिक्सिंग कुछ चीज़ों को हैंडल कर रही होती है, वो भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सारी डिटेल। लॉगिन यूज़र ये भी हमारे पास है, रिक्वायर्ड लॉग आउट यूज़र, करंट यूज़र, यानी कि जो जो सेशंस का काम होता है एक्टिवेट है या नहीं है, यूज़र लॉगिन होगा रजिस्टर होगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसे एक लाइब्रेरी फ्लास्क लॉगिन से आ रही है। तो उसको हमें क्या करना है, इंपोर्ट करके रखना है। और दूसरी चीज़ जो ये तुम्हें नज़र आ रही है, ये भी तुम्हें क्लियर कट नज़र आ रहा है, पता चल रहा है ये किसके लिए, ये हुआ है तुम्हारे पास एक्टिवेटेड करने के लिए जो ऑब्जेक्ट आईडी बनती है। यानी कि डेटाबेस में मोंगो डीबी में एक ऑब्जेक्ट आईडी डिफ़ॉल्ट बनती है, उसको हैंडल करने का यानी कि गेट करने का तरीका क्या होगा कि हम बीसन डॉट ऑब्जेक्ट आईडी में से इंपोर्ट करवा के रखेंगे, वरना क्या बोलेगा, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट आईडी, ये एरर देगा। तो उसके लिए ये वाली चीज़ तुम्हारे पास आ गई। अब फिर इनिशलाइजेशन आ जाएगी। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पार्ट है कि भाई तुम्हें जो लॉगिन मैनेजर थी, जो लाइब्रेरी है, उसको यहाँ पर क्या करना है, इनिशलाइज करना है लॉगिन मैनेजर के नाम से। क्लियर। और देन तुमने इनिशलाइज अपनी ऐप को, अब लॉगिन मैनेजर बन गया, अब इसको कैसे पता चलेगा किस ऐप से इंटरेक्ट करना है। तो ऐप से इंटरेक्ट करवा रहे हो, यानी कि इनिट अंडरस्कोर ऐप, और वो जो पूरी ऐप तुम्हारी कन्फिग्रेशन चल रही है उससे तुमने क्या कर दिया, इंटरेक्शन करवा दी तुम्हारे लॉगिन मैनेजर से। क्लियर। और लॉगिन व्यू बता दिया तुम्हें, तुमने यहाँ पर इस मैनेजर को क्या, ये जो तुम्हारी फाइल कि लॉगिन व्यू आया कि कहाँ प्रेजेंट है।
तो वो चीज़ तुम जो टेम्पलेट्स में बना रहे हो उसको इंडिकेशन दे दी कि भाई ये लॉगिन व्यू है मेरा। यार तो इस तरीके से तुम्हारा जो है वो पूरा यहाँ पर पार्ट चल रहा है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा तुम्हारा ये कि भाई ये जो मेन क्लास है ये तुम्हारी है इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। तो ये सिंपल सा अगर समझो ना, ये एक सेशन की तरह काम करती है। जैसे हम सेशन में कुछ कीज़ स्टोर करते थे पीएचपी के अंदर, हम यहाँ यूज़र नेम डाल रहे हैं, ईमेल डाल रहे हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर देखो क्या दी, तीन चीज़ें डाली हुई हैं। और ये क्लास तुम्हारी यही चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। क्या है ऊपर लिखा हुआ है, यू हैव शोन इज मीन टू बी यूज्ड विथ फ्लास्क लॉगिन फ्लास्क एक्सटेंशन दैट मैनेजेस यूज़र सेशन, यानी कि यूज़र सेशन को मैनेज कर रही होती है वेब एप्लीकेशन पे ये क्लास प्री डिफाइंड। और यूज़र मिक्सन जो है वो इन चार चीज़ों को देख रही होती है कि भाई इज़ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि ये कुछ फंक्शंस हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, इज़ एक्टिव, इज़ एनोनिमस, गेट आईडी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यूज़र मिक्सन तुम्हारे पास ये इंडिकेट कर रही होती है। क्लियर। और यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करने का तरीका कुछ ऐसा है कि भाई सेल्फ डॉट आई डी तुमने यहाँ पर पैरामीटर्स पास किए और उन पैरामीटर्स को यहाँ पर तुमने इस तरीके से गेट करवा दिया। तो ये तरीका है तुम्हारा पहले इनिशियलाइज करने का। और देन तुम्हारे पास तो जो हमारा मेन पार्ट होगा वो क्या होगा कि भाई सबसे पहली चीज़ तुम्हारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज़ ही रजिस्ट्रेशन होती है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, तो रजिस्ट्रेशन का पार्ट तुम्हारा ये आता है। अब वही है, राउट बना रहे हो। राउट किस तरीके से बना रहे हो, ऐप डॉट राउट, और यहाँ पर मेंशन कर रहे हो कि भाई ये पाथ क्या है तुम्हारा, रजिस्टर। रजिस्टर पाथ पे खुलेगा और रजिस्टर पाथ पे खुलने के बाद तुमने मेथड्स आगे डिफाइन कर दिए कि मैं कुछ रिक्वेस्ट करूँगा, मैं फॉर्म से कुछ भेजूँगा, तो वो फॉर्म से कैसे गेट होगा, तो वो गेट किस तरीके से होगा, वो होगा हमने दोनों दे दिए। हमने बोला गेट और पोस्ट दोनों रख लो, जो भी आए उससे गेट कर लेना। तो यहाँ पर पोस्टिंग का हमें पता है पोस्ट यूज़ होगा, पोस्ट यूज़ होगा। और यहाँ फंक्शन में देखो क्या डीलिंग होगी, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड पोस्ट। चेक कर लिया, ऊपर लाइब्रेरी देख के आए थे तुम, रिक्वेस्ट इंपोर्ट करवाई थी फ्लास्क से, रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल्स टू अगर पोस्ट हुआ तो मैं कुछ यहाँ पर वेरिएबल्स बना रहा हूँ। अब ये क्या होंगे ये तुम्हें पता चल रहा है क्या है, ये फॉर्म से आने वाले पैरामीटर्स होंगे, यानी कि उसके एरे कीज कुछ भी बना सकते हो। वहाँ फॉर्म पे जो बना हुआ होगा वही आएगा। यहाँ यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड आ रहा है यूज़र का, और यहाँ पर तुम्हारे पास ये तीन वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा है। और फिर उसमें यहाँ पर तुमने मोंगो डीबी का काम आ जाएगा कि भाई एग्जिस्टिंग यूज़र चेक कर लेना कि भाई पहले से यूज़र तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास आ रही है मेन चीज़ मोंगो डॉट डी बी डॉट यूज़र्स, यानी कि कलेक्शन का नाम डायरेक्टली यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाता है। यानी कि कलेक्शन जैसे ही तुम यहाँ पर बनाओगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, देन कलेक्शन तुम्हारी वैसे ही बन जाएगी उस डेटाबेस के अंदर। और यहाँ फाइंड वन देन ईमेल, यानी कि ये जो प्रोसेस है ना ये तुम्हारा मोंगो डीबी का पूरा सेम है, डेटाबेस में जैसे चल रहा होता है। फाइंड वन और फिर ईमेल से चेक किया, कॉलन ईमेल। अब नहीं बना हुआ, जाहिर सी बात फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बना हुआ होगा तो वो यहाँ पर डायरेक्टली नीचे जाएगा। अदरवाइज क्या बोलेगा, इफ़ एग्जिस्टिंग यूज़र, तो मैंने बोला भाई फ्लैश, तो मैसेज इंडिकेशन के लिए, मैसेज शो करने के लिए मैंने बोला ईमेल ऑलरेडी इन यूज़ प्लीज़ चूज़ अनदर वन। और आगे कलर दे दिया कि किस में आना चाहिए फ्लैश मैसेज। सही। और रिटर्न देखो अब क्या है, वही चीज़ ऊपर से आ रही है, मुझे कहाँ रीडायरेक्ट करना है। मैंने वापस क्या किया, मैंने बोला रजिस्टर पे रीडायरेक्ट कर दो, क्योंकि दोबारा करना पड़ेगा ना, यूज़र को दोबारा करवाना पड़ेगा। तो रीडायरेक्ट पहले दे रहे हो और फिर उसके अंदर यूआरएल फॉर, यानी कि नेविगेट का पूरा प्रोसेस कि भाई यहाँ आ जाओ, वापस होगा यहीं पर ही। गलत किया है दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा रीडायरेक्ट। देन बात आती है हैश पासवर्ड की, तो यहाँ तुम्हें जनरेट पासवर्ड हैश करना पड़ेगा, और वो चीज़ तुम्हारी कहाँ से आ रही है, वो चीज़ तुम्हारे पास यहाँ से इंपोर्ट हो रही है। क्लियर। और ये तुम्हारे उसी इंस्टॉलेशन में आ जाएगी जो तुमने रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज में जो जो इंस्टॉलेशन यहाँ करी थी, इसी में तुम्हारे पास पूरा ये पैटर्न फ्लास्क लॉगिन और फ्लास्क डब्ल्यूटीएफ में
एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये चीज़ जनरेट पासवर्ड हैश और चेक पासवर्ड हैश, दो ही चीज़ें होंगी कि हमें पासवर्ड जनरेशन करनी है या फिर चेकिंग करनी है। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास देखो पासवर्ड हैश ये कॉल हो रहा है और हम क्या दे रहे हैं, जो वेरिएबल है पासवर्ड, और मेथड हमारे पास फिक्स्ड है ये, और इसमें मेथड में फिक्स क्या चीज़ है, ये चीज़, ये पैटर्न होता है हमारे पास, ये पीएचपी में भी फॉलो होता है हैश पासवर्ड बनाने के लिए, SHA-256। यानी कि ये पैटर्न जैसे वहाँ नोड में एक पैटर्न था, हमारे पास एल्गोरिथम लिखता था हैश का, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है SHA-256, जिससे हमारी पासवर्ड हैशिंग कंप्लीट हो जाएगी। और फिर क्या है, सेव यूज़र करना है, mongodb.users.insert1 फंक्शन चल रहा है सिंपल सा, और मैंने अपनी ये कीज़ बना देनी है, यानी कि ये कीज़ अब जो तुम्हें समझ में आ रही हैं ये तुम्हारे MongoDB की कलेक्शन में बनेगी। और यहाँ इसको मैंने एहतियातन बोल दिया str, यानी कि डायरेक्ट दे सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट में क्या होगा, ये कंसिडरेशन स्ट्रिंग नहीं कर रहा होता, तो मैंने इसको बोला कि भाई स्ट्रिंग यूज़र नेम देन स्ट्रिंग ईमेल, और पासवर्ड हैश तो वो ऑटोमेटिकली पूरा स्ट्रिंग में होना है, तो उसको हैश पासवर्ड इसी तरीके से रखा। और लास्ट हमारा फ्लैश, वही मैसेज रिटर्न करना है। अब रिटर्न रजिस्टर पे नहीं होगा, वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड अगर हो गया तो हमारे पास यहाँ लॉगिन पे आना चाहिए। और रेंडर टेम्पलेट में हमारे पास क्या होना चाहिए, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट रजिस्टर डॉट HTML। अब देखो ये फंक्शन से बाहर की बात है, ये फंक्शन के अंदर का काम नहीं है। सही, फंक्शन की लॉजिक है राउट पे, ये जो ओपन करने का बोल रहे हो ये सिर्फ डायरेक्ट, यानी कि इस पूरे फंक्शन को हटा दो तो इसका मतलब ये है कि अगर राउट ये है और मुझे कौन सा पेज खोलना है, ये खोलना है, फंक्शन अंदर का काम करेगा। यानी कि जब पोस्टिंग डील हो रही होगी, पोस्ट कर रहा है, तो ये वाला काम होगा। बात क्लियर है? तो वही तुम्हें इंडेंटेशन समझा रही है कि काम क्या हो रहा है। क्लियर? तो मैं इस इन्वायरमेंट को जो हमारा दूसरा था उसको बंद कर देता हूँ, यहाँ दूसरा इन्वायरमेंट खोलता हूँ, और इस पे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास इसको दोबारा हमें करना पड़ेगा env\scripts activate डॉट ps1। सही, और यहाँ पर आकर हम python app डॉट py कर दें। सही, यहाँ पर ये हो गया हमारा लॉन्च। और तो देखो यहाँ एक मेन इंडेक्स पेज रेंडर हो रहा है, और उस पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कुछ इस तरीके से टेम्पलेट है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर कोई भी दिया, मेंशन किया रैंडमली ऐसे ही यहाँ पर पासवर्ड, और इसको हमने कर दिया रजिस्टर। तो रजिस्ट्रेशन पे चेकिंग भी होगी, तो ईमेल ऑलरेडी इन यूज़ फ्लैश मैसेज ऐसे आएगा, जो कि मैं यहाँ पर इंडिकेट बता रहा था तुम्हें, फ्लैश मैसेज का है। तो कोई और सा क्या करें, यहाँ पर एक और देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से तुम्हारा MongoDB एटलस पे ये पूरा स्टोर्ड हुआ है। सही, तो MongoDB एटलस पे पूरा स्टोर्ड हुआ है। रजिस्ट्रेशन का डिज़ाइन तुम खुद बना लोगे, लेकिन उसमें जो एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो एहतियातन, ये वाला फ्लैश मैसेज का, क्योंकि ये तुम्हें नहीं पता, ये वाली चीज़ अलग है। क्या है ये, तुम्हारा फ्लैश मैसेज शो करने का तरीका है, यानी कि जो फ्लैश मैसेज तुम्हें नज़र आ रहा है उसकी कंडीशन स्पेसिफाइड करने के लिए। और ये लारावेल की तरह है, यानी कि लारावेल में हमारे पास हम जो अपना कोड लिखते हैं बैकएंड का, वो कुछ ऐसे लिखते हैं, और डॉट नेट में जैसे लिखते हैं वो इस तरीके से होता है कि परसेंट, कर्ली ब्रेसेस और परसेंट, और वेरिएबल्स में फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है। तो फंक्शन कॉल कर रहे हैं गेट फ्लैश्ड मैसेजेस, यानी कि वो जो फ्लैश की लाइब्रेरी यूज़ हुई हुई है उससे हमें मैसेज गेट करना है, और मैसेज में हमने कंडीशन चेक करनी है इफ़ मैसेजेस, अगर मैसेज होता है तो हमें फॉर कैटेगरी लगा देनी है कि भाई कितने मैसेजेस हैं।
तो मैसेज इन मैसेजेस का मतलब है लूप चल रहा है कि कितने मैसेजेस हमारे पास आएंगे, तो ये दो चीज़ें देगा, एक कैटेगरी देगा और एक मैसेज रिटर्न। कैटेगरी हमारे पास अलग होगी, वो क्या होगी, वो हमारे पास होगा कलर, जो यहाँ हम यहाँ देकर आ रहे हैं, कौन सा, ये वाला। और मैसेज ये, यानी कि दो चीज़ें फॉर लूप गेट कर रहा है, और वो दो चीज़ें फॉर लूप क्या गेट कर रहा है, वो इस तरीके से कर रहा है। मैसेजेस में दो विथ कैटेगरीज इज इक्वल्स टू ट्रू की वजह से, अगर इसको नहीं लगाओगे तुम्हारी कलर की कैटेगरी नहीं आएगी। तो ये भी डायनामिकली आ रहा है, यानी कि अलर्ट डैश तुम्हें डेंजर और सक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है। और यहाँ तुम डायरेक्ट मैसेज पास कर रहे हो, और फिर एंड फॉर, एंड इफ और एंड विथ, यानी कि पूरा जो तुम्हारा ये वाला ऊपर का पैटर्न है उसको एंड भी करते जा रहे हो भाई। इसको भी लेना चाहो तो यहाँ पर भी ले लो, क्योंकि ये नीचे तुम्हारा ये वाला यूज़र URL फॉर जो है बटन पे इस तरीके से डिफाइन करने का तरीका होता है। तो ये पूरा तुम्हारे पास पैटर्न ऐसे मौजूद है। सही है, तो इसको कर लो इम्प्लीमेंट, अभी 44 है, हो जाएगा। डेटाबेस देख लो तुम, बल्कि डायरेक्ट लिंक ही ले लो, उससे तुम्हें डेटाबेस भी मिल जाएगा, डायरेक्ट डेटाबेस बन जाएगा उसमें।